नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अभी हाल ही में एनफोर्समेंट कांस्टेबल की परीक्षा इसने करवाई थी। इसमें जो कंप्यूटर से संबंधित सवाल आए थे, उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? फर्स्ट पार्ट इसका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, आज इसके उसी के आगे सेकंड पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको 2 जानकारियाँ दे दूँ, अगर आपको कंप्यूटर संबंधित बैच में अगर आपको एनरोल करना हो, तो यूपी ट्रिपल एससी में जितनी भी परीक्षाएँ करवाई जाती हैं, सब में कंप्यूटर के 15 अंक अनिवार्य हैं। इस बैच से अगर जुड़ना हो तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके जुड़ सकते हो और साथ ही साथ कूपन कोड भी लगा सकते हो। साथ ही साथ यूपी जीके, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन जो कि 20 अंकों का हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। इसका बैच भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो आप इन दोनों बैचेस से जुड़ सकते हो। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 125 तक कर चुके थे, उसी के आगे शुरू करेंगे। 126 में देखो, कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम के 2 प्रमुख घटक क्या होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में जब मैंने आपको परिचय पढ़ाया था कंप्यूटर के बैच में, तो वहाँ मैंने आपको कंप्यूटर सिस्टम के घटक बताए थे। आओ एक बार इनको रिवाइज़ करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के घटक और ये घटक कौन-कौन से मैंने बताए थे? ध्यान दो। एक तो मैंने बताया था हार्डवेयर और दूसरा बताया था सॉफ्टवेयर, ठीक है? हार्डवेयर और दूसरा बताया था सॉफ्टवेयर, यही 2 घटक हैं। अच्छा हार्डवेयर में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी जैसे इनपुट डिवाइस ये क्या होता है? इसके अलावा आउटपुट डिवाइस यहाँ से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आउटपुट डिवाइस के बारे में। इसके अलावा और भी कई सारी बातें जैसे प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है? साथ ही साथ स्टोरेज डिवाइस जैसे मेमोरी वगैरह और यहाँ से सवाल आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर में मैंने आपको कुछ पहलू बताए थे जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और इसके प्रमुख घटक। इसके अलावा मैंने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, ये क्या होता है? अब यहाँ पर आओ ज़रा, ये लिखा है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है पता है? मैंने लिखा हार्डवेयर। वास्तव में ये एक फ़िज़िकल भाग होता है, फ़िज़िकल भाग। जैसे आपके पास आपके हाथ में मोबाइल होगा, जिससे आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो एक फ़िज़िकल पार्ट है और आप हो गए मान लीजिए ये हो गया बंदा यूज़र, ठीक है? ये उपयोग करता है, जो डिवाइस का उपयोग करता है। अर्थात ये अगर यूज़र है, तो फिर हार्डवेयर फ़िज़िकल पार्ट है, अर्थात ये यूज़र इस फ़िज़िकल पार्ट यानी कि हार्डवेयर को देख सकता है जैसे आप मोबाइल को देख रहे हैं और साथ ही साथ उसे छू सकता है। लेकिन सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आप ना तो इसे देख सकते हो, ना इसे छू सकते हो। तो ख़ैर, ये दोनों ही इन दोनों टर्म्स को मैंने इसमें अंतर क्या-क्या होते हैं, ये सारी की सारी शब्दावलियाँ मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। कंप्यूटर सिस्टम के 2 प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं? मेमोरी और स्टोरेज, ये तो गलत हो गया। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यही सही हो जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखो 127 127 इसमें क्या कह रहा है? पाथ एमटीयू, एमटीयू का मतलब होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। पाथ एमटीयू क्या है? आओ देखो, इसको बोलते हैं पीएमटीयू, पीएमटीयू। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। पाथ एमटीयू मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है? पथ एमटीयू यानी हम हिंदी में कह सकते हैं अधिकतम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक? अब ये है क्या? तो इसमें एक बात ध्यान रखो, वास्तव में ये जो पथ एमटीयू है, यह कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक मानकीकृत तकनीकी है और इसकी विशेषताएँ क्या हैं? किस पर ये काम करता है? कैसे काम करता है? आइए इसकी चर्चा करें। पथ एमटीयू एक सबसे खास बात याद रखो, कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक मानकीकृत तकनीक है, मानकीकृत तकनीक है, ठीक है? काम क्या करता है? आम तौर पर ये कैसी तकनीक है? आम तौर पर 2 इंटरनेट प्रोटोकॉल के बीच में एमटीयू आकार निर्धारित करने की एक तकनीक है। ध्यान रखिएगा। 2 इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल के मध्य
के मध्य एमटीयू का मतलब है अधिकतम ट्रांसमिशन यूनिट। तो प्रोटोकॉल्स के मध्य एमटीयू आकार निर्धारित करता है, या हम कहें निर्धारित करने की तकनीक है। बात समझ पा रहे हो आप यहाँ तक? और इसमें एक खास बात ये है कि मूल रूप से ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का कौन-सा वर्ज़न राउटर के लिए इसमें आवश्यक होता है, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ज़न 4। और इसकी एक खास बात और है, गंतव्य के लिए पथ के साथ-साथ इसमें छोटा अधिकतम पैकेट आकार होता है ये। अच्छा, यहाँ पर आओ ज़रा, इसमें ऑप्शंस क्या-क्या दिए हैं? पाथ एमटीयू सभी पथों के लिए आवश्यक सबसे छोटा पैकेट आकार है। सबसे बड़ा पैकेट आकार जिसे एकल नेटवर्क सेगमेंट पर प्रसारित किया जा सकता है, या फिर गंतव्य के पथ के साथ सबसे छोटा अधिकतम पैकेट आकार है। यही सही हो जाएगा 127 का सी पार्ट। ठीक है? और इसमें ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट वास्तव में ये कंप्यूटर नेटवर्किंग की एक मानकीकृत तकनीकी है। नेक्स्ट 128 128 इसमें क्या कह रहा है? बैंकिंग के लिए यूएसएसडी सेवा कौन सा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? अब सबसे पहले तो ये जो यूएसएसडी शब्द लिखा है, इसके बारे में ध्यान दो। मैंने लिखा यूएसएसडी सेवा। गौर करना, ये जो शब्द लिखा है, पहले तो इसका पूरा नाम बताओ मुझे। यूएसएसडी इसका मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड, एस का मतलब हो जाएगा सप्लीमेंट्री, और फिर आगे वाले एस का मतलब हो जाएगा सर्विस। ठीक है? और यहाँ से हो जाएगा डेटा, यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अब इसमें अलग-अलग भी पूछ सकता है आपसे कि यूएसएसडी में डी का अर्थ क्या है, और नीचे 4 या 5 ऑप्शंस दे देगा। इसके लिए एक कोड है, इस कोड को याद रखना, स्टार 99 हैश। ठीक है? और ये तो यूएसएसडी है। अगर हम आपसे पूछें यूएसएसडी 2.0, इसे भीम के साथ, भीम ऐप आपको पता होगा, इसे भीम के साथ कब लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च किया गया था 2016 में। याद रखिएगा इसको, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अब एक शब्द मैं लेता हूँ, ये लिखा है मैंने NUUP, ये भी बैंकिंग से संबंधित है। सबसे पहले तो मुझे बताओ NUU, सॉरी टी नहीं है, पी है। NUUP इसका पूरा नाम क्या है? आप बताओगे नेशनल, यू का मतलब हो जाएगा यूनिफाइड, और आगे वाली यू का मतलब हो जाएगा यूएसएसडी, और पी का मतलब हो जाएगा प्लेटफ़ॉर्म। ठीक है? याद रखिएगा, अलग-अलग भी पूछे जा सकते हैं कि NUUP में इस यू का आशय क्या है, और नीचे 4 या 5 ऑप्शंस दे देगा। ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। इसे एक और सेवा के नाम से भी जाना जाता है, जो मैंने अभी एक कोड लिखा था, स्टार 99 हैश, यानी इसे स्टार 99 हैश सेवा के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप? अच्छा, वास्तव में ये है क्या? ये आप बताओगे, ये एनपीसीआई, इसका पूरा नाम आपको पता होगा। चूँकि ये इंटरनेट पेमेंट से संबंधित है, एनपीसीआई की मोबाइल बैंकिंग सेवा है। मोबाइल बैंकिंग सेवा है। ठीक है? वापस आ जाओ। अब यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ो। बैंकिंग के लिए यूएसएसडी सेवा कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफ़ॉर्म, यानी एनयूयूपी। यही सही हो जाएगा। इसी को एक और सेवा के रूप में कहा जाता है। सेवा मैंने क्या बताई थी? स्टार 99 हैश, और यही स्टार 99 हैश है, कोड के रूप में है यूएसएसडी सेवा। ठीक? ये बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 129 129 इसमें क्या कह रहा है? 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन-सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन-सी घटना घटी? यानी आपसे कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित सवाल पूछा गया है, और पर्टिकुलर ईयर बता दिया है कि हमें बताना 1981 में कौन-सी घटना घटी थी। अब यहाँ पर आओ ज़रा, 1981 में बहुत सारी घटनाएँ घटी थी, 1981 में। ये घटनाएँ याद रखना आप, चूँकि सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, इस वर्ष हुआ क्या था 1981 में? तो आईबीएम पीसी, यानी इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन, पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। ठीक है? शुरुआत हुई। इसके अलावा और क्या हुआ? एक बात याद रखना, ओसबोर्न 1
पोर्टेबल कंप्यूटर को पेश किया गया था। पोर्टेबल कंप्यूटर को पेश किया गया। ठीक है? यानी कि हम कह सकते हैं, अगर हम आईबीएम की ही बात करें 1981 1981 में क्या घटित हुआ था, तो आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने अपने ओपन आर्किटेक्चर ओपन आर्किटेक्चर आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर की घोषणा की थी। पर्सनल कंप्यूटर की घोषणा की। ठीक है? तो अब जरा ऑप्शन में आओ। 1981 में आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी घटना घटी थी। अब इसमें आईबीएम पीसी का परिचय, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है? अब आ जाओ 30 130 130 में। आप ईमेल में किस प्रकार की फाइलें संलग्न कर सकते हो? कोई भी फाइल आप कर सकते हो जिसे फाइल फॉर्मेट में रखा जा सकता है। हाँ, यही सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन आपसे ईमेल में ना तो पूछा गया है एट द रेट के बारे में, ना सीसी ना बीसीसी। यहाँ आपसे पूछा गया है लाभ के बारे में, कि ईमेल से क्या लाभ हो सकते हैं। तो ये लाभ है, कोई भी फाइल जिसे फाइल फॉर्मेट में रखा जा सकता है, ये एक लाभ है। अब यहाँ पर आओ, जरा दो तीन लाभ आप याद रखो, और कुछ हानियां ईमेल की हैं, उनको भी याद रखो, क्योंकि कथन बना के पूछे जा सकते हैं। ध्यान दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ईमेल के लाभ क्या क्या हैं, क्या बताओगे आप? सबसे पहला, इसमें होता क्या है, जो मैसेज होते हैं यानी कि जो संदेश होते हैं, संदेश का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन न्यूनतम समय में कर सकते हो आप, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हो। न्यूनतम समय में किया जा सकता है। समय में किया जा सकता है। ठीक है? अगर संदेशों का वितरण न्यूनतम समय में किया जा सकता है, तो कहाँ कितनी दूरी तक किया जा सकता है? मैक्सिमम यानी कि अधिकतम दूरी तक। अधिकतम दूरी तक। आप कहीं भी बैठे हो, अगर मुझे मेल कर सकते हो, तो मेरे पास वो मेल आ जाएगी क्षणिक कुछ ही सेकंडों में। ठीक है? उधर से क्लिक हुआ और मेरे पास मैसेज आ गया। अच्छा, अब एक बात समझो, ईमेल के लाभ क्या हैं? संदेश का वितरण न्यूनतम समय में किया जा सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस को ये कवर करती है, साथ ही साथ और इसके क्या लाभ हैं? यूज़र इसमें अपनी सुविधा के अनुसार यानी कि जो जैसी उसकी सुविधाएँ हैं, उस आधार पर वो संदेशों को पढ़ सकता है, उन्हें सुरक्षित रख सकता है। तो ध्यान दो, अपनी आवश्यकता अनुसार यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार संदेशों को पढ़ सकता है और उन्हें सुरक्षित रख सकता है। सुरक्षित रख सकता है। ठीक? यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, और इसमें क्या लाभ हैं? लाभ ये हैं कि आपने कोई संदेश भेजा, गौर करना, संदेशों को अगर आप भेजना चाहते हो, तो आप डेटा के रूप में भेज सकते हो। कोई अगर आपके पास टेक्स्ट है, आप उस टेक्स्ट के रूप में भोज भेज सकते हो। अगर आपके पास फ़ोटो है, आप फ़ोटो भेज सकते हो, या फिर कोई ऑडियो है, उसे आप भेज सकते हो, या फिर कोई वीडियो है, उसे आप भेज सकते हो। आदि दस्तावेज़ आदि दस्तावेज़ एक साथ भेजे जा सकते हैं। आदि दस्तावेज़ों को साथ-साथ भेजा जा सकता है। ठीक है? ये इसके लाभ हैं ईमेल के। अब इसकी हानियाँ क्या हैं? इसमें हानियाँ कौन-कौन सी हैं? आओ ज़रा इनको भी देख लें। एक बात समझो, मैंने आपको स्पैम पढ़ाया था, यानी कि कंप्यूटर वायरस फैलाने का एक आसान तरीका होता है ईमेल, याद रखिएगा। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर वायरस फैलाने का आसान तरीका क्या है? ईमेल के ज़रिए आप फैला दीजिए। साथ ही साथ गैर वांछनीय गैर वांछनीय इसमें विज्ञापनों का भी प्रयोग होता है। विज्ञापनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये कुछ लाभ हैं और कुछ हानियाँ हैं। आप ईमेल किस प्रकार की फ़ाइलों को संलग्न कर सकते हैं, कोई भी फ़ाइल हो, जिसे फ़ाइल फ़ॉर्म में रखा जा सकता है, इसे आप संलग्न कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 131 131। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या कह रहा है? आईबीएम मेनफ्रेम में ज़ेडओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका होती है? अलग-अलग सीपीयू की गति बढ़ाने के लिए, हार्डवेयर डायग्नोस्टिक निष्पादन करना, बुनियादी कार्यों के लिए उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस प्रदान करता है।
एक साथ उपयोगकर्ताओं और उनके अनुरोधों को प्रतिबंधित करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर? आओ देखो। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ IBM ZOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। अब मुझे बताओ इसकी विशेषता क्या है? एक बात ध्यान रखना, यहाँ 2-3 बातें विशेषताओं के रूप में ध्यान रखना, चूंकि ये पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यह मेन फ्रेम यह मेन फ्रेम के संसाधनों का प्रबंध करता है। संसाधनों का प्रबंध करता है। ठीक है। इसकी एक दूसरी बात याद रखना, ZOS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक नियंत्रण कार्यक्रम है। नियंत्रण कार्यक्रम है। आमतौर पर ये किसमें संचालन करता है? जो कि मेन फ्रेम के संचालन को व्यवस्थित करता है। ध्यान रखिएगा, ZOS किसके लिए? मेन फ्रेम के लिए। मेन फ्रेम के, यहां से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, मेन फ्रेम के संचालन को व्यवस्थित करता है। ठीक है। और ये कब प्रस्तुत किया गया था? सन 2000 में इसे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। और इसकी खास बात, ये जो IBM ZOS है, IBM ZOS ऑपरेटिंग सिस्टम एक 64 बिट मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम है। 64 बिट मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कि 5 पॉइंट्स हैं। इन पांचों पॉइंट्स को याद रखो, कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अब जैसे इसी में आ जाओ, IBM मेन फ्रेम में ZOS ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका है? एक साथ उपयोगकर्ताओं और अनुरोधों को ये प्रबंधित करता है। ठीक है, आमतौर पर। नेक्स्ट देखो, 132 132। इसमें क्या कह रहा है? किस प्रकार के इंटरफेस के लिए उपयोगकर्ताओं को बातचीत के लिए विशिष्ट कमांड याद रखने और दर्ज करने की आवश्यकता होती है? मैं आपको लिए चलता हूँ माउस में, और मैंने माउस में आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, यूजर इंटरफेस, GUI और CUI। अगर वो टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आप कर ले जाओगे। जैसे एक शब्द है यूजर इंटरफेस। एक सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो शब्द लिखा है इसकी परिभाषा क्या बता सकते हो? ये क्या है? कैसे आपको हेल्प करेगा? वास्तव में यूजर इंटरफेस एक ऐसा स्थान होता है जहां पर मनुष्य और मशीन, ये दोनों संवाद स्थापित करते हैं। याद रखिएगा, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा स्थान जहां मनुष्य और मशीन, या हम कहें मनुष्य और मशीनों के मध्य बातचीत होती है। बातचीत होती है। ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति और मशीन के मध्य संचार बिंदु है ये। व्यक्ति और मशीन के मध्य यह एक संचार बिंदु है। ठीक है। अब यहाँ पर आओ जरा, ये लिखा मैंने यूजर इंटरफेस। अभी आपने यूजर इंटरफेस क्या होता है उसको समझा। यूजर इंटरफेस में मैंने आपको दो बताए थे। कौन कौन से? ये दो पूछे जाते हैं, जैसे इसमें पूछा गया है एनफोर्समेंट कांस्टेबल में। एक बताया था ग्राफिकल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक बताया था कैरेक्टर या कमांड, CLI, जिसे कमांड लाइन इंटरफेस भी कहा जाता है। मैं आपको ले चलता हूँ कैरेक्टर यूजर के पास, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक। अब मैंने ग्राफिकल यूजर बताया, अर्थात इसमें इंटरेक्शन किस आधार पर होगा? इसमें इंटरेक्शन कंप्यूटर के मध्य होगा, यूजर और कंप्यूटर के मध्य होगा, ग्राफिक्स के आधार पर। अर्थात यूजर ग्राफिक्स का यूजर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करता है, अर्थात इस्तेमाल करके कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, कंप्यूटर से इंटरैक्ट करता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए? अब आ जाओ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में। ये क्या है? वास्तव में यहाँ पर यूजर कैसे कंप्यूटर से इंटरैक्ट करेगा? केवल और केवल ग्राफिक के माध्यम से नहीं, अब केवल और केवल कीबोर्ड के माध्यम से। अर्थात यूजर केवल कीबोर्ड का प्रयोग करके इंटरैक्ट करता है।
यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, अब आ जाओ ग्राफिकल में। ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस में इसमें माउस का प्रयोग किया जाता है। माउस का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? आम तौर पर कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है? यहाँ पर यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफ़ेस में यहाँ पर कमांड का प्रयोग किया जाता है। और इसमें अगर हम आपसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर पूछें कि भाई CUI यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफ़ेस का एग्ज़ाम्पल बताओ, तो जैसे MS-DOS हो गया। अर्थात एक बात यहाँ से समझ में आई हमें कि किस प्रकार का इंटरफ़ेस है जो कि उपयोगकर्ताओं को बातचीत के लिए विशिष्ट कमांड याद रखने की आवश्यकता होती है। ये हो जाएगा CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफ़ेस। ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो 133 डेटा का बैकअप न लेने का संभावित परिणाम क्या होता है? डेटा का बैकअप अगर आपने नहीं लिया, तो यहाँ पर आओ ज़रा, इसका परिणाम क्या होगा? मैंने लिखा डेटा बैकअप। जैसे ही मैंने डेटा बैकअप लिया, ठीक? हमारे पास डेटा आ गया। अब एक बात समझो, ये डेटा बैकअप शब्द क्या है? वास्तव में आपने अगर डेटा बैकअप लिया है, तो फिर हो सकता है डेटा की हानि हो जाती है। अगर आपके पास बैकअप है, तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। अर्थात डेटा की सुरक्षा रणनीति का ये एक हिस्सा होता है। यह डेटा की सुरक्षा, ये शब्द याद रखना, पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट बना के। यह डेटा की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा होता है। चूँकि डेटा को सुरक्षित रखना है, तभी तो आप बैकअप लोगे। डेटा की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा होता है। अर्थात इसमें होता क्या है? इसमें डेटा की प्रतियाँ बनाई जाती हैं और फिर उनको पुनर्स्थापित किया जाता है। अर्थात डेटा की प्रतियाँ बनाने की यह एक प्रक्रिया है। डेटा की प्रतियाँ बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है? इसके अलावा डेटा की हानि जिससे डेटा की हानि या फिर क्षति नहीं होती है। क्षति के मामले में जानकारी को पुनर्स्थापित किया जाता है। पुनर्स्थापित किया जाता है। ठीक? अब वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या लिखा है? डेटा बैकअप न लेने का संभावित परिणाम क्या होगा? अगर आपने डेटा बैकअप नहीं लिया है, तो फिर डेटा की हानि होगी। ठीक है? 134 में आ जाओ, 134 जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है, तो इसका अर्थ क्या होता है? जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है। मैंने आपको कुछ प्रोसेस बताए थे, याद करो ज़रा, यहाँ पर आओ, मैं आपको ब्लैक बोर्ड में स्टेट्स ऑफ प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टेट्स ऑफ प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कुछ प्रोसेस हैं, इनको याद रखना। कौन-कौन से प्रोसेस बताए थे? जैसे 2 स्टेट्स मॉडल मैंने आपको कन्फर्म कराया था, 2 स्टेट्स मॉडल। ये जो 2 स्टेट्स मॉडल है, इसमें आप पढ़ेंगे रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट और दूसरा आप पढ़ेंगे नॉट रनिंग स्टेट। ठीक? इसके अलावा एक मॉडल और याद रखो, ये है 5 स्टेट मॉडल, 5 स्टेट मॉडल और एक मॉडल और याद रखो 7 स्टेट मॉडल। ठीक है? इसी में एक स्टेट आती है रेडी स्टेट। इसी में एक स्टेट आती है जिसे कहते हैं रेडी स्टेट। ठीक है? अब ये रेडी स्टेट क्या होती है? आम तौर पर ये एक प्रक्रिया होती है, अर्थात ऐसी प्रक्रिया जो मेमोरी में लोड हो गई है। एक ऐसी प्रक्रिया जो मेमोरी में लोड हो चुकी है। अब क्या होना है? होना ये है कि सीपीयू द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा निष्पादन करने के लिए तैयार है। सीपीयू द्वारा निष्पादन करने के लिए तैयार है। ये होती है रेडी स्टेट। ध्यान दें, प्रक्रिया मेमोरी में लोड हो चुकी है, लेकिन सीपीयू के द्वारा निष्पादन करने के लिए उसे तैयार रखा जाता है। अब इसमें पढ़ो ज़रा, क्या होगा?
प्रक्रिया निष्पादन होने के लिए रेडी है, तैयार है, लेकिन सीपीयू आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है? ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 135। ये भी सवाल अच्छा है। कह रहा है डिजिटल रूप से सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हो? आपकी जो बुक्स होती हैं, पाठ्य पुस्तक होती हैं, उसमें तो आप डिजिटल रूप से तो नहीं स्टोर कर पाते हो, पेन से लिखते हो। टाइपराइटर में भी राइटर से भी आप लिखते हो, तो ये डिजिटल रूप से भी स्टोर नहीं हुई सूचना। व्हाइट बोर्ड में आप मार्कर से लिखते हो या फिर अ, किसी अन्य वस्तु से लिखते हो, तो यहाँ भी डिजिटली स्टोर नहीं हुई सूचना। लैपटॉप, ये जब आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिजिटली स्टोर हो जाती है। और यही आपसे पूछ रहा था, सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हो जब सूचना आपको डिजिटल रूप से संग्रहित करनी होती है। डी पार्ट सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक शब्द दिया है लैपटॉप। लैपटॉप वास्तव में एक माइक्रो कंप्यूटर होता है, याद रखें। वास्तव में यह एक माइक्रो कंप्यूटर होता है। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ मुझे माइक्रो कंप्यूटर्स किसे कहा जाता है, तो ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। आकार में छोटे होते हैं और साथ ही साथ कम कीमत वाले भी होते हैं। ठीक, कम कीमत वाले, इसी वजह से आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसी वजह से इनको कहा जाता है चिप ऑन कंप्यूटर। चिप ऑन कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये बात आप समझ पा रहे हो? चिप ऑन कंप्यूटर। और मुझे बताओ इसका विकास कब हुआ था, बता सकते हो आप? वर्ष बताओ, इसका विकास 1970 के दशक में हुआ था। 1970 के दशक में। अच्छा, ये तो बात हो गई माइक्रो कंप्यूटर की। अगर हम लैपटॉप शब्द का इस्तेमाल करें, तो मुझे बताओ लैपटॉप ये क्या होता है? वास्तव में ये एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। ये एक पर्सनल छोटा-सा होता है और पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल कंप्यूटर है। ठीक है? क्या मुझे बता सकते हो पहला लैपटॉप ये कब लॉन्च हुआ था? पहला लैपटॉप, इसको लॉन्च कब किया गया था? 1981 1981 में। और किसने लॉन्च किया था? इप्सॉन ने। इप्सॉन कॉर्पोरेशन ने। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है? कुछ मैं लैपटॉप यहाँ पर लिख रहा हूँ, बताना उनकी कंपनी। जैसे मैंने लिखा थिंकपैड लैपटॉप। थिंकपैड लैपटॉप ये किस कंपनी से संबंधित है? आप बताओगे आईबीएम से संबंधित है। आईबीएम से संबंधित है। एक और मुझे बता दो। मैंने लिखा मिलाप। मिलाप, ठीक है? ये जो लैपटॉप है मिलाप, ये किसके द्वारा बाजार में उतारा गया था? तो आप बताओगे ये एचसीएल के द्वारा इसे मार्केट में उतारा गया था, अर्थात बाजार में उतारा गया। ठीक? लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था? एक और क्वेश्चन बता दो। लैपटॉप का आविष्कार, इनका नाम याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। ऑसबोर्न। ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 136। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है जिसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा करता है? कौन सा है जो दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है? दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम का मतलब होता है वायरस। ठीक है? ट्रोजन हॉर्स ये है दुर्भावनापूर्ण, वायरस भी है, वर्म भी है। वेब ब्राउजर नहीं। वेब ब्राउजर तो वेब ब्राउजर है। अच्छा, ये प्रश्न ये आया तो ये आया कि वेब ब्राउजर क्या है? क्या बता सकते हो आप मुझे? मैंने यहाँ पर लिखा वेब ब्राउजर। गौर करना। सवाल मेरा ये है कि ये क्या है? इसे कहा जाता है इंटरनेट का प्रवेश द्वार। शब्दावलियों पर गौर करो और याद रखना। इसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि आप जब इंटरनेट में प्रवेश करते हो तो ब्राउज़र के माध्यम से ही जाते हो। ठीक है? आमतौर पर वेब पेज देखने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं वेब पेज देखने में। वेब पेज देखने के लिए आमतौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे इंटरनेट नेविगेशन टूल या फिर वेब क्लाइंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंटरनेट नेविगेशन
टूल या फिर हम कह दें वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट भी कहा जाता है। यहाँ तक बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है। चलो 2-3 फैक्ट मुझे बता दो। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र क्या बता सकते हो? आप लोग दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र बताइए कौन था? ये था www था और इसे किसने बनाया था? बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली 1990। ठीक। और बाद में ये जो www था, इसे बाद में नेक्सस नाम दिया गया था। नेक्सस नाम दिया गया। अच्छा, एक शब्द आपने सुना होगा मोज़ैक। बताओ भई, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो मोज़ैक वेब ब्राउज़र है, इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था मार्क एंडरसन ने। मार्क एंडरसन, ठीक है? ये मोज़ैक है क्या? ये भी एक वेब ब्राउज़र है, याद रखिएगा। चलिए, अब मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 136। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 137। इसमें क्या कह रहा है? पेरेंट प्रोसेस आईडी। इसका पूरा नाम याद रखना, पूछा जाता है। PPID पूछा जाता है। पेरेंट प्रोसेस आईडी प्राप्त करने के लिए किस कमांड का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है? इस इसे प्राप्त करने के लिए एक कमांड है जिसे कहा जाता है गेट PPID। गेट PPID। गेट PPID। डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो 138। 1980 के दशक के शुरू में RISC आधारित वर्क स्टेशन पर आमतौर पर किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था? RISC आधारित वर्क स्टेशन ये किया गया था। RISC आधारित वर्क स्टेशन में यहाँ पर क्या किया गया था? यूनिक्स या फिर MS विंडोज, विंडोज या फिर MS डॉस या फिर मैक ओएस। ये किया गया था यूनिक्स का इस्तेमाल। यहाँ पर आओ जरा। ये लिखा है RISC। सबसे पहले RISC और एक शब्द मैं और लिखता हूँ। ये मैंने लिखा CISC। इन दोनों का फुल फॉर्म बता दो, पूछा जाता है आपके कंप्यूटर में। RISC इसका पूरा नाम है यूनिक्स, सॉरी, RISC इसका पूरा नाम है रीयूज्ड रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, ठीक। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अब यहाँ पर आओ CISC लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सी फॉर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ये दोनों ही फुल फॉर्म आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से मैं उठा लेता हूँ RISC को। देखो, मैंने लिखा RISC। इसका मतलब क्या है? कहाँ पर आमतौर पर किसमें ये किस प्लेटफ़ॉर्म के रूप में इसको डिज़ाइन किया गया था? यूनिक्स प्लेटफ़ॉर्म के रूप में। यूनिक्स प्लेटफ़ॉर्म के रूप में इसे डिज़ाइन किया गया। इसे डिज़ाइन किया गया और इसका पूरा नाम क्या है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये हार्डवेयर को सरल बनाने का एक तरीका है। एक तरीका प्रदान करता है, अर्थात हार्डवेयर को सरल बनाने का एक तरीका है। ठीक है? अच्छा, RISC की विशेषताएँ क्या हैं? ये पूछी जाती हैं आपसे स्टेटमेंट बना के। RISC की विशेषताएँ बता सकते हो आप मुझे? याद रखो, एक सरल निर्देश डिकोडिंग है। एक सरल निर्देश डिकोडिंग प्रक्रिया है। इसके अलावा इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं या हम हिंदी में कहें निर्देश हैं, इसमें निर्देश एक शब्द से भी छोटे आकार के होते हैं।
छोटे आकार के होते हैं। अब आपको मैं लिए चलता हूँ CISC के पास। ये क्या है? ये है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर और इसकी विशेषताएँ क्या हैं? विशेषताएँ, याद रखिएगा। आम तौर पर देखो, ये कॉम्प्लेक्स है और ये एक सरल निर्देश डिकोडिंग था और यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स CISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन यानी कि यह एक जटिल अनुदेश डिकोडिंग है। यह एक कॉम्प्लेक्स अनुदेश डिकोडिंग है, ठीक है? और इसकी खास बात क्या थी RISC की? निर्देश एक शब्द से भी छोटे आकार के होते थे, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा हो जाएगा। निर्देश एक शब्द से बड़े आकार के होते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश एक शब्द से बड़े आकार के होते हैं, ठीक है? और इसमें खास बात ये है कि रजिस्टरों की जो संख्या होती है वो कम होती है। क्यों कम होती है? ये कथन कारण में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि जो कार्य है मेमोरी में ही इसमें संपन्न होता है। इस वजह से इसमें रजिस्टर्स की संख्या कम होती है आमतौर पर। लिख लो अगर चाहो तो। इसमें रजिस्टरों की संख्या कम होती है, ठीक? अब ये कथन कारण में बन सकता है। कम क्यों होती है? क्योंकि इसका कारण भी याद रखो, क्योंकि कार्य मेमोरी में ही संपन्न होता है। मेमोरी में ही इसमें संपन्न होता है, ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 1980 के दशक में RISC आधारित वर्क स्टेशन पर आमतौर पर किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था? यूनिक्स। नेक्स्ट देखो 139, इसमें क्या कह रहा है? यूपीआई, ये किस सेवा का उन्नत संस्करण है? यूपीआई, मैं आपको लिए चलता हूँ यूपीआई के पास। चलो देखो, मैंने लिखा यूपीआई, इसका मतलब क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि हिंदी में कहें तो एकीकृत पेमेंट मतलब हो जाएगा भुगतान और इंटरफेस का मतलब हो जाएगा इंटरफेस, ठीक है? एकीकृत भुगतान इंटरफेस क्या है ये? इसकी विशेषताएं कुछ लिख लो, ये पूछी आती स्टेटमेंट बना के। जैसे यह है आईएमपीएस, आईएमपीएस का एक उन्नत संस्करण है, उन्नत संस्करण है। अब यहाँ पर देखो, ये पहली लाइन पढ़ो और इस क्वेश्चन को पढ़ो। यूपीआई की सेवा का उन्नत संस्करण है, यह आईएमपीएस, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस का एक उन्नत संस्करण है। इसकी और कुछ विशेषताएं लिख लो, जैसे आईएमपीएस का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बताया था, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आमतौर पर 24 घंटे धन का स्थानांतरण ये करती है, अर्थात धन का स्थानांतरण करने की ये सेवा प्रदान करती है। 24 घंटे धन स्थानांतरण सेवा प्रदाता है, ठीक है? इसके अलावा इसमें कौन-कौन से काम कर सकते हो आप? जैसे नकदी भुगतान को तेज करता है, साथ ही साथ नकदी भुगतान को ये आसान बनाता है। और इसको शुरू कब किया गया था? एनपीसीआई के द्वारा, अर्थात एनपीसीआई ने 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ इसको लॉन्च किया था। 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई लॉन्च किया गया। तो ये जो शब्द लिखा है 2016, इसको याद रखना। एनपीसीआई के द्वारा 2016 में, और कितने सदस्य बैंकों के साथ? 21 सदस्य बैंकों के साथ इसको लॉन्च किया गया। एक शब्द ये मैंने लिखा है आईएमपीएस, आओ इसको भी जरा देख लें एक बार। ये मैंने लिखा आईएमपीएस। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम बता दो। नाम है इमीडिएट इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक? अच्छा, ये इसको शुरू कब किया गया? याद रखना 22 नवंबर को। वर्ष है 2010, तो 22 नवंबर 2010 को इसको शुरू किया गया था, जिसे हिंदी में कहा जाता है तत्काल। इमीडिएट मतलब तत्काल भुगतान सेवा, तत्काल भुगतान सेवा का सार्वजनिक शुभारंभ किया गया था 22 नवंबर 2016, नहीं है, गलत हो गया, 2010 को, 22 नवंबर 2010 को, ठीक है? इसी में एक शब्द से मैं आपको और परिचित कराता हूँ। ये लिखा मैंने MMID, इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है मोबाइल मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर,
इसका पूरा नाम याद रखना पूछा जाता है। अच्छा, ये जो आइडेंटिफायर है, क्या मुझे बता सकते हो ये एक कोड होता है, कितने अंकों का होता है? 7 डिजिट्स, 7 अंकों का कोड है, ठीक है? तो ये सारी की सारी शब्दावलियाँ याद रखो। यूपीआई से मैंने शुरुआत करी थी, यूपीआई। इसे कहा जाता है एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस। ये आईएमपीएस का एक उन्नत संस्करण है। आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस। 24 घंटे स्थानांतरण सेवा है, 24 घंटे धन का स्थानांतरण सेवा है और इसमें नकदी भुगतान को तेज करना, साथ ही साथ आसान बनाने के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2016 में एनपीसीआई के द्वारा टोटल 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया गया था। इसके बाद आईएमपीएस, पूरा नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, 22 नवंबर 2010 को तत्काल भुगतान सेवा को शुरू किया गया था। एमएमआईडी, इसके बारे में भी आप याद रखो, कोड है 7 अंकों का, कहते हैं मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। आपसे ये एम का पूरा नाम पूछ सकता है, आपसे इस एम का पूरा नाम पूछ सकता है, नीचे 5 ऑप्शन देके, ठीक है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। यूपीआई की सेवा का उन्नत संस्करण है इमीडिएट पेमेंट सर्विस का। 140 में आ जाओ, 140 में, इसमें क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन-सा भाग प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? उनमें जिसमें उनका निर्माण, समाप्ति और शेड्यूलिंग शामिल है। इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस यानी यूज़र इंटरफ़ेस। यूज़र इंटरफ़ेस मैंने अभी आपको बताया था, कौन-कौन सा? जीयूआई, ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस, और मैंने आपको बताया था सीयूआई, कैरेक्टर यूज़र इंटरफ़ेस, ठीक? दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। इसका एग्ज़ाम्पल आपसे बहुत पूछा जाता है सीयूआई का, और ये है एमएस-डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर आओ, ये लिखा है फाइल सिस्टम, ये लिखा है डिवाइस ड्राइवर और ये लिखा है कर्नेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट, कर्नेल। देखो, कर्नेल होता क्या है? कर्नेल या फिर कर्नेल भी कई-कई जगह लिखा हुआ मिलता है। आम तौर पर ये क्या है? तो आप बताओगे ये ओएस का एक प्रमुख भाग है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम का यह एक प्रमुख भाग है, ठीक है? क्या काम करता है? तो फिर यह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और कंप्यूटर के हार्डवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर के मध्य एक पुल का काम करता है, एक पुल का कार्य करता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और कंप्यूटर के हार्डवेयर के मध्य एक पुल के रूप में कार्य कौन करता है? नीचे 5 ऑप्शन, यही है कर्नेल। अच्छा, इसमें एक शब्द और आपको दिया था, ये लिखा है डिवाइस ड्राइवर। ये क्या होता है? आओ इसको भी समझ लें। ये लिखा मैंने डिवाइस ड्राइवर। ये डिवाइस ड्राइवर क्या है? आम तौर पर ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है? और ये किसके-किसके मध्य काम करता है? तो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर घटकों के बीच में एक मध्यस्थ का काम करता है। अर्थात ये एक मध्यस्थ का कार्य करता है। सवाल ये है कि मध्यस्थ का कार्य तो करता है, तो मध्यस्थ का कार्य अगर करेगा तो कोई 2 ऐसे सिम्बॉलिक्स होंगे जिनके मध्य ये मध्यस्थता का काम करता है, तो वो कौन-कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम है और हार्डवेयर के घटक हैं। हार्डवेयर के घटकों के मध्य, ठीक है? दोनों को याद रखो। फिर से एक बार देख लो, कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रमुख भाग है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य एक पुल के रूप में काम करता है, और डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो मध्यस्थ का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ ही साथ हार्डवेयर के घटकों के मध्य। इसमें यहाँ पर सही उत्तर होगा डी पार्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग है जो प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है और उनका निर्माण, समाप्ति और शेड्यूलिंग में शामिल होता है? 141, 141 में आ जाओ। इसमें क्या कह रहा है? मेमोरी डेटा रजिस्टर, ये शब्द लिखा है एमडीआर। ये क्या रखता है? सीपीयू की वर्तमान स्थिति रखता है, वर्तमान निर्देश का पता रखता है, या फिर निष्पादित करने के लिए अगला निर्देश रखता है, या फिर मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रही वैल्यू रखता है? क्या रखता है ये? या फिर डी पार्ट है या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एक बात समझो, इसमें डी पार्ट सही होगा। कैसे? आओ देखते हैं। ये मैंने लिखा एमडीआर, एमडीआर, कहते हैं इसे मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर, आप एमबीआर
से आप परिचित होंगे। आपने इसका भी नाम सुना होगा, मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक? आमतौर पर ये जो एमडीआर है, मेमोरी डेटा रजिस्टर, इसे सबसे पहले किस मॉडल में लागू किया गया था? तो याद रखो, इसे पहली बार वॉन न्यूमैन, इनका नाम आपने सुना ही होगा। वॉन न्यूमैन मॉडल में इसे लागू किया गया था। मॉडल में इसे लागू किया गया, ठीक है? और ये किसका काम करता है? मेमोरी डेटा रजिस्टर है और मेमोरी से संबंधित है, अर्थात ये काम किसका करेगा? ये स्टोर करने का काम करता है, अर्थात एक्सेस स्टोरेज से ट्रांसफर किए जा रहे डेटा को ये स्टोर करता है। याद रखिएगा, यह एक्सेस स्टोरेज से ट्रांसफर किए जा रहे डेटा को स्टोर करता है। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? और खास बात, ये एक बफर के रूप में भी कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, 142 142, इसमें कह रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो आईपी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के मुझे कार्य बता दो, इसके फंक्शंस क्या हैं? यही आपसे पूछा है। तो काम क्या करता है? डेटा को पैकेट में विभाजित करता है। सबसे इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है? डेटा को पैकेट में विभाजित करना, ठीक है? इसके अलावा एड्रेसिंग, इसके अलावा और भी इसके कई सारे काम हैं, जैसे पैकेटों को रूट करना। और इसके क्या काम है? जैसे डेटा को पुनः एकत्रित करना, और जो खो गई पैकेटें हैं, अर्थात गुम पैकेटों को संभालना, ये भी इसका मुख्य कार्य होता है। तो ये कई सारे काम हैं। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न को एक बार फिर समझो। इंटरनेट प्रोटोकॉल की प्राथमिक भूमिका क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ये जो मैंने शब्द लिखा है, डेटा को पैकेट में विभाजित करना, इसका आशय क्या हुआ? देखो, डेटा को पैकेट में विभाजित करना, इसका आशय क्या हुआ? इसका आशय ये हुआ कि सपोज करो ये हो आप, ठीक? ये है यूजर। यूजर ने अपनी कोई जानकारी इंटरनेट पर भेजी। इंटरनेट पर इसने कोई भी जानकारी अपनी सेंड की, जानकारी भेजी इस यूजर ने। अब होगा क्या? आईपी क्या करेगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करेगा? इसे छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट देगा इस इन्फॉर्मेशन को। आईपी इसे छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट देगा, हिस्सों में बाँटेगा। और ये जो छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटा जाएगा, यही पैकेट कहलाते हैं। पैकेट कहलाएँगे, गौर से समझो। और जब ये पैकेट कहलाएँगे, तो इन्हीं प्रत्येक में जो डेटा का एक ये वास्तव में पैकेट होता क्या है? एक बात समझो। जैसे मैंने कहा कि एक यूज़र ने इंटरनेट पर कोई जानकारी भेजी, आईपी क्या करता है? इन्हें स्मॉल जो पीसेस होते हैं, या हम कहें पैकेट्स होते हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये होता क्या है पैकेट? वास्तव में प्रत्येक पैकेट में डेटा का एक टुकड़ा होता है और पता होता है, अर्थात एक ऐसा एड्रेस जहां उसे जाना होता है। याद रखिएगा, प्रत्येक में प्रत्येक में एक टुकड़ा डेटा का एक टुकड़ा और पता होता है, पता होता है जहां उसे जाना है। तो ये बात पूरी समझ पाए? फिर से एक बार देख लो इसको। मैंने आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल के कार्य बताए। सबसे पहला, डेटा को पैकेट में विभाजित करना, अर्थात सपोज करो ये कोई यूजर है, इंटरनेट पर कोई जानकारी इसने भेजी। आईपी क्या करेगा? छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड करेगा। यही जो हिस्से हैं, वही पैकेट्स कहलाते हैं। अर्थात ये पार्ट इसका सही हो जाएगा। पैकेट में जानकारी को विभाजित करना और उन्हें गंतव्य तक पहुंचाना, यही आईपी का प्राथमिक कार्य है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, 143 143, इसमें क्या कह रहा है?
कह रहा है मुख्य रूप से भविष्य के कौशल को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? भविष्य के कौशल को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कौशल जो केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त हो, योग्यताएं जो व्यक्तियों को सरल समस्याओं को हल करने की अनुमति देती हैं, उभरते संदर्भों में जटिल समस्याओं को हल करने की योग्यता आ जाए, कौशल जिसके लिए निरंतर बाहरी निर्देश की आवश्यकता हो। इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट, उभरते संदर्भों में जटिल समस्याओं को हल करने की योग्यता आ जाती है। 144 144 बुनियादी मशीन लर्निंग प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम बताइए। इसमें मशीन लर्निंग प्रक्रिया में आपसे चरणों का सही क्रम पूछा गया है। ध्यान दो, मशीन को सीखने की प्रक्रिया में 3 चरण शामिल होते हैं। 3 चरण इसमें शामिल होते हैं, यानी 3 स्टेजेस होती हैं। ये 3 चरण कौन-कौन से हैं? सबसे पहला होता है डेटा इनपुट, डेटा इनपुट। दूसरा चरण होता है एब्स्ट्रैक्शन और तीसरा चरण होता है जनरलाइजेशन। ये 3 चरण हैं, ठीक है? तो डेटा इनपुट, अमूर्तन, यहाँ पर इंग्लिश में आप देख लो। डेटा इनपुट, जनरलाइजेशन नहीं, ये गलत हो जाएगा। डेटा इनपुट, एब्स्ट्रैक्शन फिर जनरलाइजेशन, डी पार्ट सही होगा इसका, ठीक है? नेक्स्ट देखो 145 145 इसमें क्या कह रहा है? स्मार्ट शहरों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए एआई किस प्रकार योगदान दे सकता है? ये सवाल आप जितने भी दिसंबर से नई एजेंसी ने आपसे आपके क्वेश्चंस करवाए हैं या हम कहें जो पेपर्स करवाए हैं, उन सभी पेपर्स को ध्यान से देखो, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, एआई वाला। और अब सोच के देखो, अगर 2 से 3 प्रश्न किसी भी परीक्षा में आपको ऐसे मिल जाएँ जो रिपीटेड हैं, केवल और केवल कंप्यूटर में, तो ये तो अच्छी बात है। वहाँ तो मेहनत करनी नहीं है आपको, ठीक है? स्मार्ट शहरों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए एआई किस प्रकार योगदान दे सकता है? आवश्यक अस्पतालों की संख्या को कम करके? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। सभी नागरिकों के लिए चेहरे की पहचान करने वाली प्रणाली लागू करके? अ, स्मार्ट शहरों में गुणवत्ता, हाँ, हो सकता है, लेकिन और इससे बेहतर विकल्प तलाश कर लो, देख लो ज़रा। सभी मैनुअल ट्रैफ़िक नियंत्रण नौकरियाँ थोड़ी समाप्त होंगी। हाँ, हो सकती हैं, एआई से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एकदम से सभी हो जाएँगी? कह रहा है सभी मैनुअल ट्रैफ़िक नियंत्रण, ये गलत हो जाएगा। बेहतर भीड़ प्रबंधन के माध्यम से यातायात को नियंत्रित करके सुरक्षा को बढ़ा के, ये बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा विकल्प होगा, बी पार्ट की अपेक्षा भी, ठीक है? तो डी पार्ट सही हो जाएगा 145 का। नेक्स्ट देखो 146। अच्छा, यहाँ एआई की बात हो रही है, तो मैं एआई से संबंधित एक प्रोजेक्ट आपको बताता हूँ। एआई प्रोजेक्ट साइकिल, प्रोजेक्ट साइकिल। एआई प्रोजेक्ट साइकिल में टोटल आपने 5 चरण पढ़े होंगे, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखना। सबसे पहला प्रॉब्लम स्कूपिंग, सबसे जो पहला चरण है वो है प्रॉब्लम स्कूपिंग। दूसरा चरण कौन सा है? इसको बोलते हैं डेटा एक्विजिशन। तीसरा चरण है डेटा एक्सप्लोरेशन। चौथा चरण कौन सा है? यह है मॉडलिंग। और पांचवा चरण कौन सा है? यह है इवैल्यूएशन। इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन, ठीक है? तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में 5 चरण, और ये जो 5 चरण हैं इनको आप याद रखना, पूछे जा सकते हैं। प्रॉब्लम स्कूपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग और साथ ही साथ इवैल्यूएशन। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 146 146 इसमें कह रहा है कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, ये तो होता नहीं है। मनोरंजन, ये भी नहीं होता है। प्राथमिक उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है? डेटा का भंडारण करना, है ना? जैसे ही आपने कोई इनपुट दिया, प्रोसेसिंग होके डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, और फिर इसके बाद पुनर्प्राप्ति, ठीक? अच्छा, कंप्यूटर से आ, मुझे 2-3 स्टैटिक बताओ, कंप्यूटर के तथ्य जो आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका फादर चार्ल्स बेबेज, याद रखिएगा। और
एक कंप्यूटर है जिसको कहते हैं HEC-2M। क्या बता सकते हो ये क्यों पूछा जाता है एग्जाम में? दरअसल इसमें एक सवाल ऐसे पूछा जाता है घुमा फिरा के कि भारत का पहला कंप्यूटर मुझे बताओ, पहला कंप्यूटर जिसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया, कोलकाता में स्थापित किया गया। ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप इस कंप्यूटर का नाम बताओगे HEC-2M। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 147 में। इसमें क्या कह रहा है? दृश्य रूप से जानकारी देखने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हो? दृश्य रूप से, जैसे जैसे ये है एक कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पर आपका CPU खड़ा है और ये आपका रहा कीबोर्ड जिसमें ये बटनें लगी हैं और इसके अलावा यहीं पर एक माउस रखा है, ये व्हील, ठीक, ये दो बटनें और यहीं से ये वायर क्या है या फिर ऑप्टिकल। अब ये देखो, यहाँ पर अगर कोई इंफॉर्मेशन होगी तो ये आपको दृश्य होगी यानी दिखेगी, अर्थात ये क्या है? ये है मॉनिटर और इसी में आपको सूचनाएं दिखती हैं। बात समझ पा रहे हो? वो वही सवाल आपसे पूछ रहा था कि दृश्य सूचनाएं आप किस में देखते हो? आंसर हो जाएगा मॉनिटर। इसमें 2-3 फैक्ट आप याद रखना। कौन-कौन से? जैसे मैंने लिखा मॉनिटर, क्या है ये? यह एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस ये तो सबको पता होगा। लेकिन मुझे एक खास बात बताओ, आउटपुट डिवाइस कैसी है? ये कैसी कॉपी प्रदान करती है? सॉफ्ट कॉपी देती है या फिर हार्ड कॉपी? ये सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है। आप सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ठीक। इसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है क्या? अर्थात इसके कुछ अन्य नाम भी हैं क्या? हाँ, इसे कहा जाता है डिस्प्ले डिवाइस, इसे कहा जाता है स्क्रीन, स्क्रीन और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। दो शब्द मैं लिख रहा हूँ, इन दो शब्दों का देखो आपके पास, क्या आपको इन दो शब्दों का पूरा नाम पता है? जैसे मैंने लिखा GDP और मैंने लिखा OLED, इसका पूरा नाम बताओ। आप बताओगे इसे कहा जाता है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। ये जो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले है, दो प्लेटों के मध्य कौन सी गैस का संग्रह होता है? किस गैस का इसमें संग्रह किया जाता है? ये सवाल आपसे पूछा जाता है, बताओगे नियॉन। OLED का पूरा नाम क्या है? इसको कहते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, एमिटिंग डायोड, ठीक है। इसका भी पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर हो जाएगा मॉनिटर। अब आ जाओ 48 में। इसमें क्या कह रहा है? आत्म प्रभावकारिता यानी कि सेल्फ एफिकेसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें किसी की अपनी क्षमताओं पर विश्वास और निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शामिल है? यह किसी व्यक्ति को दूसरों से सीखने की क्षमता इसमें केंद्रित है? या फिर यह भविष्य के करियर की सफलता के लिए प्रासंगिक नहीं है? यह समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरह से बाहरी मदद पर निर्भर रहने के बारे में है। इसमें सही क्या होगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। इसमें किसी की अपनी क्षमताओं पर विश्वास और निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शामिल है। नेक्स्ट देखो 149, ये प्रीवियस ईयर में है, यानी कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा, तो आप PYQs जितने लगा सकते हो लगा सकते हो। एक दो क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिला है, ठीक है। आपसे शायद यूपी PCL में पूछा गया था, तो ऐसे सवाल आप लगाइए। इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर क्या कहा जाता है? इसे होस्ट कहा जाता है, होस्ट। नेक्स्ट देखो 150, इसमें क्या कह रहा है? दिशा निर्देश नेविगेट करने के लिए किस ऐप का इस्तेमाल करते हैं? इसमें आमतौर पर मैप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ए पार्ट सही हो जाएगा। दिशा निर्देश को नेविगेट करने के लिए हम मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
तो ये एनफोर्समेंट कांस्टेबल के 150 क्वेश्चंस यानी कि 50 क्वेश्चंस का ये जो पूछे गए थे, उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक? इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न से कंटिन्यू करेंगे अन्य क्वेश्चंस को। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हो, वहाँ इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। धन्यवाद।